बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शरारत नावल नबीला अज़ीज़ का और लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हैं। यस मॉम, तुम्हें ऊपर फातिमा बुला रही है, सकीना ने बताया। वो पलटकर एक लड़की को थमाकर और महरोज़ की समातों पर बम फोड़े इसे छोड़कर चली गई। पूरी रात ख्वाहिशों और अरमानों से सजे ख्वाब झूठ और फ़रेब थे। मतलब ये लड़की कोई और है और फातिमा कोई और। इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। मैं इसे कैसे फैसले से हट सकता हूँ। अपनी भाभी को देखी तूने? इसने सोफे पर बैठते हुए कहा। कौन? हसन हैरान हुआ। वो ब्लैक शरारे वाली। इसने रबी को देखते हुए कहा, मगर वो तो फातिमा भाभी नहीं, कोई और है। बस यही अब तुम्हारी भाभी है। जी बेटा, वो लड़की कौन है? वो फातिमा की फूफो की बेटी है, रबी अहमद, लाहौर से आई है। इसने तारुफ करवाया। आप बैठे मेरे पास। इसने आरफी बेगम को पास बिठाया। इत्मीनान से इनके सर पे बम फोड़ा। माशाअल्लाह, आज तो चांद ज़मीन पर उतर आया है। रब्बी ने दुल्हन बनी फातिमा को देखा। दूल्हा भी किसी चांद से कम नहीं है। जोड़ी कमाल की है। पास खड़ी लड़की ने कहा। सभी तारीफ कर रही थी। फातिमा गजब हो गया। दूल्हा ने शादी का इनकार कर दिया। रबी ने कहा। हाँ, वो कहता है कि शादी नहीं करूँगा। वो रबी से शादी करना चाहता है। ये क्या कह रही हो तुम? रबी चकरा गई। हाँ, नीचे सारे लोग जमा हैं और अब्बा तो दूल्हा को मारने के दर पे हैं। रुकैया बेगम के हवास उड़े। रबी तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर गई। अगर तुम सच कह रहे हो तो इसे ज़रूर सज़ा देंगे, लेकिन तुमने अगर गलत बयानी की तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे। रबी की हवाइयाँ उड़ी। हाय, ये क्या हो गया? वो साकत खड़ी थी। सकीना, बुलाओ अपनी बेटी को। उन्होंने अपनी बहन से कहा। जी जी, बुलाती हूँ। सकीना ड्राइंग रूम से बाहर भागी, मगर रबी दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने इसका हाथ पकड़ा। रबी, चलो मेरे साथ। मॉम, सकीना का इसका हाथ पकड़े अंदर ले आए। इधर आओ लड़की, इलियास साहब ने कहा। जी। वो लजराते जिस्म के साथ खड़ी हो गई। तुमने इस लड़के को कहा कि तुम फातिमा हो? जी, मैंने कहा। तुम इसके साथ बातें करती रही? उन्होंने गुस्से से पूछा। जी की थी, मगर वो सिर्फ एक शरारत थी। इतना तो सुनना था कि इलियास साहब का भारी हाथ इसके गाल पर पड़ा। बेशरम, ये शरारत थी तुम्हारी नज़र में? वो धाड़े। मामू जान, इसमें मेरी कौन सी गलती है? कोई बदनीयती नहीं थी, एक शरारती थी, महज एक मजाक था। इसने सफाई दी। ये मजाक? किसी नामहरम से बातें करना, खुद को इसकी बीवी बताना मजाक था तुम्हारे लिए? मुझसे गलती हो गई मामू जान, मुझे माफ़ कर दें। इसने मिन्नतें की। माफ़ी किस तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हारा निकाह पढ़ा दिया जाए, तुम्हें यहाँ से दफ़ा कर दिया जाए। उन्होंने फ़ैसला सुनाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसके आवाज़ उठ गए। अहमद मुर्तज़ा मौलवी को बुलाना है या तुम्हें कोई इख्तिलाफ़ है मेरे फ़ैसले पर? उन्होंने सर झुकाए खड़े अहमद को कहा। नहीं पापा, महरोज़ फातिमा का नसीब है, वो दुल्हन बनी बैठी है, वो मर जाएगी। इसने अहमद के साथ कहा। नहीं मॉम, कुछ तो बोलिए पापा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसने माँ बाप से इल्तिजा की, मगर किसी ने नहीं सुनी। वो दोनों तो शर्म में ज़मीन से गड़ गए थे। उन्होंने इलियास साहब को फैसले पर भी कोई एतराज़ नहीं था। रबी रोती दहाड़े मार मार कर, मगर किसी ने इसकी नहीं सुनी। महरोज़ वक्त के साथ निकाह करवा दिया गया और थोड़ी देर में दुल्हन बनकर रुखसत हो गई। रबी की आंखों में दुल्हन बनी फातिमा की तस्वीर थी। इसके अव्वल और ज़मीर भरी बोझ तले दबा था। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, मगर रुखसती के वक्त उन्होंने इसके सर पर हाथ भी नहीं रखा। इसे रोती बिलखती को भेज दिया। उफ, इसे सज़ा इसे सज़ा देकर भेज दिया गया। अपने से दूर की सज़ा, कतन ताल्लुक़ करने की सज़ा। वो गाड़ी से पलट पलट कर देखती रही, मगर किसी ने इसकी तरफ नहीं देखा। भाभी निशा लपक कर इसकी तरफ गई और लिपट गई। रोज़ ख्वाब में देखती हूँ कि महरोज़ भाई आपको लेकर हमारे घर आए हैं। हाल की बात कि हमारे घर आए हैं और रोज़ टूट जाता है। निशा अपनी आदत से मजबूर नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाए? रब्बी ने कहा। नुसरत बेगम, महरोज़ की चची ने रबी को माथे पर प्यार किया, गले से लगाया। चचा ने सर पर हाथ फेरा। भाभी, आप इतनी प्यारी हैं, बिल्कुल परी लगती हैं। निशा ने रबी का हाथ चूमा और रबी कितने अरसे बाद खिलखिला कर हंसी थी महरोज़ के साथ। सब ने चौंक कर रबी को देखा। देख रहे हो अपनी बहन का कमाल? असाम चचा ने कहा। जी देख रहा हूँ, अपनी बहन को इनाम देने को दिल कर रहा है न। निशा महरोज़ ने जेब से वॉलेट निकाला। जी भाई, दो बदूर से बोली। ये लो तुम्हारा इनाम। किस चीज़ का? सारी बात नहीं पूछते, बस रख लो। मैं समझ गई क्यों मिला है मुझे इनाम। महरोज़ की बात पर वो सब हंस पड़े। आपकी हंसी पर मिला है इनाम। आप थोड़ा सा और हंस दें तो मेरा कारोबार चल जाएगा। निशा ने कान में कहा। अगर मैं कहूँ ये वापस कर आओ तो मैं इससे भी ज़्यादा दूंगी। रबी ने कहा। ना बाबा ना, मैं लौटा नहीं सकती।
जो फिर जाऊँ वो मैं नहीं हूँ, बड़ी तोता चशम हूँ यार। तोता चशम नहीं हूँ, वफादार हूँ, मेरे भाई ने दिए हैं मुझे एक कार्बन का बनाकर, मुझे एक का बनकर रहना है। रवि इसकी बात पर हंसती। थोड़ी देर में मूड ठीक हो गया तो उन्होंने हंसते मुस्कुराते खाना खाया। भाई आप सब ड्राइंग रूम में बैठे और भाभी से कहा कि आप मेरे साथ किचन में आ जाए। नुसरत ने कहा इट्स ओके ममा, अब भाभी हमारे घर का हिस्सा हैं। रवि ने इसके साथ बर्तन समेटे और किचन में रखे। भाभी आप चाय का पानी चढ़ाएं, तब तक मैं ये बर्तन धोऊं। इसने एक और काम सौंपा। रवि ने ना सिर्फ पानी चढ़ाया बल्कि चाय भी बना दी। चाय तैयार है, रवि ने कहा। मैं भी तैयार हूँ। निशा ने चाय कप में डाली। आपने ड्राइंग रूम में जाकर सबको चाय दी और महरोज गश खाकर खाने को था कि ये रबी ही है ना। चाय महरोज की तरफ ट्रे में बिठाई। बैठ जाओ बेटा तुम, नुसरत बेगम ने कहा। हाजरीन चाय कैसी थी? बहुत अच्छी, मैं क्यों सुनूं, सुने वो जिसने चाय बनाई है। इसने रबी की तरफ इशारा किया। क्या वाकई? और क्या मैं खुद क्रेडिट दे रही हूँ इनको? तो फिर ऐसा करो, अगर चाय बची है तो वो भी ले आओ। इसकी बात पर सब हंसती है। मेरा तो दिल चाह रहा है निशा को साथ ले जाऊँ, कम से कम मेरी बीवी तो खुश रहेगी। क्या आप तमाशा करने वाली बंदरिया समझा है? निशा ने एकदम कहा और सब हंस दिए। चलें, रवि ने कहा। हाँ, महरोज ने वालक देखा। कहाँ जा रहे हो? आसाम ने पूछा। घर, महरोज ने कहा। टाइम देखा है? रात यहीं रुकोगे? सुबह नाश्ता करके चले जाना। लेकिन चाचा बस कुछ नहीं सुन रहा मैं, कल जाओगे? बस कमरा सेट करवा दिया है, जाओ आराम कर लो। निशा जाओ, भाभी को छोड़ के आओ, थक गए होंगे। वो महरोज को रूम में छोड़ आई। रबी को छोड़ आई थी। रात का जाने का कौन सा पहर था जब वो कमरे में आई और महरोज सो चुका था। वो भी लेट गई। थोड़ी ही देर में आंख लग गई। फिर सुबह ही खुली। इसने आंख खोली तो वो महरोज के सीने से लगी हुई थी। क्या वो सुबह सुबह करंट क्यों मार रही हो? महरोज कोहनी के बल उठा। बिना शर्ट के इसके मसल जमाए हो रहे थे। किस बड़ी बिल्डर की तरह रवि ने उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आई। रात तुमने इतनी देर लगा दी आने में, मैं तो सो ही गया। महरोज भी इसके अकब में आकर इसके बालों में चेहरा छुपाने लगा। मुझे पता होता तो हमेशा के लिए सोना चाहते हो तो कब दिया जाती, क्यों अपने होने वाले बच्चे को यतीम कर रही हो? महरोज ने प्यार से कहा। बच्चा? वो हैरान हुई। तुम क्या समझते हो तुम मुझसे ये बात छुपा लोगी? वो इसके गाल पर अपने गाल मिस करते हुए कहने लगा, मगर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। महरोज इससे बात घुमा कर इसका रुख फेरा, इसका चेहरा थाम लिया। अब मेरी आंखों में आंखें डाल कर कहो ऐसी बात नहीं है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रबी साकत खड़ी हो रही और वह पलट गया। वह हयात शख्स ये भी जान गया कि वो अपने आप से भी छुपा रही थी। इसे कई बार अपनी तबीयत पर शक हुआ मगर इसने टाल दिया। वो शक पर यकीन की मोहर नहीं लगाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद नाश्ता करके वो लोग वापस इनके लिए निकल गए। अपनी माँ को शिद्दत से याद किया। इस घर में पहुँच कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इसे हाथ से पकड़कर उतारने में मदद दी, मगर वो इसके हाथ को झटकती आगे निकल गई। इसका रुख बेडरूम की तरफ था। अस्सलाम वालेकुम। इसने आबी बेगम को सलाम किया। वालेकुम सलाम। रबी को क्या हुआ? शायद तबीयत ख़राब है। क्या हुआ तबीयत को? परेशानी की बात नहीं है, खुशी की बात है। रियली सच कह रहे हो? आरफा चेक कर बोली। आप डॉक्टर के पास ले जाएं, कंफर्म करवा लें। रबी उदास क्यों है? शायद घर वालों को मिस कर रही है। इस मौके पर तो कोशिश करो इसके घर वाले मान जाएं। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, कोशिश करो मान जाएंगे इंशाल्लाह। कहाँ जा रही हो? इसने आरफा को जाते देखा। पूछा। तुम्हारे डैड को खुशखबरी देने जा रही हूँ। महरोज मुस्करा दिया। अपनी माम को मना कर दो, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। रबी ने कहा, मुझे तुम्हारी नहीं अपने बच्चे की फ़िक्र हो रही है, इसीलिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मुझे ज़रूरत भी नहीं है तुम्हारी फ़िक्र की, तो मुझे अपने बच्चे की तो करने दो। बड़ी तकलीफ़ हो रही है अपने बच्चे के लिए, बीवी के लिए भी हो रही है। उफ, क्या हाल बना लिया है, तुम्हारा हाल भी अपने जैसा ही कर दूंगी। वो नफरत से बोली। वो तो तुम कर रही हो, दिन भी बर्बाद और रातें भी। यूँ लगता है शादी को 30 साल हो गए हैं। मर्द होकर भी खुद को संभाल रखा, कभी बहका नहीं। सोचा मशरक़ी बीवी से अपना सबको अरमान पूरा करूँगा और मशरक़ी बीवी हाथ तक नहीं लगाने देती। जो रिश्ता मुझे हलाल है इसे हराम तो मत करो। क्या चाहते हो? वो सब एक शौहर चाहता है। हर शौहर ज़बरदस्ती का कायल नहीं होता। हर बीवी तुम्हारी तरह ज़िद्दी और गुस्सैली भी नहीं होती। शौहर ने बड़े ऐब ढांप लेती है। तुमने तो ढांपा था मेरा ऐब, माफ़ तो कर सकती हो ना? मुझे किसने माफ़ किया? इस दिन तुम मुझे माफ़ कर देते, फिर तुम कौन मुझसे माफ़ी मांगने आए? महरोज रबी तैयार है, आफिया ने कहा। नहीं, आप डॉक्टर को फ़ोन करके मना कर दें। महरोज ने ठो कहा और ब्रीफ केस उठाकर ऑफिस चला गया। कहाँ जा रहे हो? लाहौर। वापसी कब तक होगी? शायद कल। वो जवाब देता बाहर निकल गया। लेकिन बेटा वो रबी, इसे इसके हाल पर छोड़ दें, वो माँ से कहता बाहर निकल गया।
اس کے ذہن میں ربی کی باتیں نہیں نکل رہی تھی۔ پوری رات خالی بستر پر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دھیان مہروز کی طرف جا رہا تھا۔ کیا مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے؟ کیا وہ نہیں ہے تو مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا میں فاطمہ کو بھی بھول گئی ہوں؟ ساری رات جاگ کر گزاری، صبح جب آنکھ کھلی تو اس کا سیل گنگنا رہا تھا۔ ہیلو، مہروز بات کر رہا ہوں۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں۔ رات کیسی گزری؟ میری یاد آئی۔ رات اچھی گزری، سکون سے۔ تمہارا تو خیال بھی نہیں آیا۔ تم جھوٹ بھی سچ کی طرح بولتی ہو، لیکن اب میں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ہی مانوں گا۔ میں آج آ رہا ہوں، مجھے بھی نیند نہیں آئی۔ اتنا کہہ کے اس نے فون رکھ دیا۔ مہروز وقت میں تمہیں دل سے یاد تو کر سکتی ہوں مگر معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے خود کلامی کی اور گہرے سانس لے کر رہ گئی۔ آج تمہارے چیک اپ کی ڈیٹ ہے۔ وہ دراز سے فائل نکالتے ہوئے بولا۔ جانتی ہوں، وہ بولی۔ میں کنگھی کرتے ہوئے وہ بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے کہنے لگی تو پھر چلیں، ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اٹھ کر اپنے ارد گرد چادر پھیلائی اور مہروز کے ساتھ باہر نکل گئی۔ مہروز نے سیڑھیاں اترنے میں مدد کی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے لے کر گاڑی تک آ گیا۔ ربی لاجسم اب خاصا صحت مند لگا تھا اور 2 ماہ رہ گئے تھے اس کی ڈلیوری، اور اب ہر وقت دھیان رکھتا تھا۔ چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پکنے میں کہیں کسر نہیں چھوڑی۔ مہروز بہت دیر سے درد برداشت کر رہی تھی، لیکن اس کی چیخ نکل رہی تھی۔ اس نے مہروز کو پکار ہی لیا۔ ربی وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور ہاتھ بڑھا کر لیمپ چلایا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ربی کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ تم ہمت سے کام لو، میں موم کو بلاتا ہوں۔ وہ باہر نکلا۔ عارفہ بیگم کو نیند سے اٹھا کر بھاگی۔ بیٹا، رات کے 3 بجے اچھی خاصی افراتفری ہو گئی تھی، لیکن 1 گھنٹے بعد جب اس کی بیٹی کی خوشخبری ملی تو وہ ساری افراتفری بھول گئے۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ نرس نے بچی کو اس کی گود میں تھمایا۔ سوری، آپ کی بیوی کی حالت خاصی خراب ہے۔ ڈلیوری کے وقت ان کا بی پی لو ہو گیا تھا۔ ان کا جسم بالکل بے جان ہو گیا ہے۔ مہروز کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اٹھو، حوصلے سے کام لو اور نماز کے بعد دعا کرنا۔ چلو، مسجد میں جا رہا ہوں، فیروز نے کہا۔ فیروز نے بچی کے کان میں اذان دی اور مسجد چلا گیا۔ مہروز بھی نماز پڑھنے چلا گیا، مگر نماز پڑھ کر واپس بھی آ گئے تھے، مگر ربی کو ہوش نہیں آیا۔ صبح ہو چکی تھی۔ آفی نے گاؤں میں فون کر کے بتا دیا تھا تم پہلے بھی 2 بار آ چکے ہو، اور ہمارا جواب انکار میں تھا۔ اور آج بھی؟ احمد مرتضیٰ نے سخت لہجے میں کہا۔ پہلے جب آیا تھا تو حالات یہ نہیں تھے۔ میں آپ کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں، اسے معاف کر دیں۔ میں بس ایک بار کہہ دوں کہ آپ نے اسے معاف کیا۔ وہ آج 3 دن ہاسپٹل میں ہے، موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ لڑ ہی نہیں رہی، وہ ہار رہی ہے۔ وہ زندگی سے منہ موڑ رہی ہے۔ مہروز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ یوں رویا تھا۔ اس کا صبر جواب دے گیا۔ اس مقام پر آ کر وہ ہار گیا تھا۔ پہلی بار احمد اسے دیکھ ٹھٹ کے رہ گیا اور سکینہ بیگم تڑپ اٹھی۔ کیا ہوا؟ اس کی ممتا تڑپ چھپ ہی نہ رہی۔ پچھتاوا ہے اسے اپنی بیٹی تک کی خبر نہیں، اسے مہروز وقت کا خیال نہیں، اسے فاطمہ کا خیال نہیں۔ کاش میں اس دن فاطمہ سے بات کرنے کے لیے فون ہی نہ کرتا۔ میری ضد نے یہ نوبت لائی، اپنے ساتھ سب کا سکون برباد کر دیا اور گھر تباہ کر دیے۔ مہروز ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ سکینہ بیگم شوہر سمیت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کون سے ہاسپٹل میں ہے؟ وہ اس کی تکلیف کا سن کر پگھل گئے تھے۔ احمد نے گاڑی نکالی۔ وہ پہلے بھی ربی کو بتائے بغیر ان سے معافی مانگنے آیا تھا، مگر انہوں نے بے عزت کر کے نکال دیا۔ اس نے پھر ہمت نہیں کی، ہمت نہیں ہاری۔ 6 دن بعد وہ ہوش میں آئی اور اس کی نظر سب سے پہلے مہروز پر پڑی، جو اجڑا ویران چہرہ کافی تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ مہروز نے ہر دم ایکٹیو، صاف ستھرا رہنے والا بندہ، وہ اس نظر خود پر محسوس کرتا آگے سے ہٹ گیا، اور پھر اس کی نظر سکینہ اور احمد مرتضیٰ پر پڑی۔ ماں، وہ زیر لب بولی، جیسے خواب ہو، میری جان، میری بچی۔ وہ لپک کر اس کے پاس آئی۔ موم، اس نے انہیں چھوڑا؟ ہاں میری جان، میں یہی ہوں، تمہاری موم۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ڈیڈ احمد کی طرف دیکھا۔ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ اس کی آواز بھر آئی۔ ہم پہلے 3 دن سے تمہارے پاس ہیں، بس تم ہی آنکھیں بند کیے پڑی ہو۔ اور وہ اس نے بے ساختہ پورے کمرے میں دیکھا، اسے مہروز کہیں نظر نہیں آیا۔ بیٹی، وہ چونکہ جائیے اپنی بیٹی، مبارک ہو بھابھی۔ نشا بچی کو اندر لے آئی۔ نشا، ربی اسے دیکھ کر میں نشا، آپ کی صاحبزادی نے تھکا دیا ہے۔ اس نے بچی کو ربی کے پاس لٹا دیا۔ سب کمرے میں آ گئے۔ ارے مہروز کہاں ہے؟ بھابھی کا صدقہ دینے اور شکرانے کے نفل پڑھنے گیا ہے، نشا نے جواب دیا، اور پھر سب مذاق کرنے لگے۔ دوسرے دن اسے ڈسچارج کر دیا گیا اور ربی گھر آ گئی۔ بھائی، بچی کا نام کیا رکھنا ہے؟ نشا نے کہا۔ کیوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟
समझ तो किसी को भी नहीं आ रहा कि क्या रखें। इसने रबी की तरफ अज़ा किया। अब संजीदगी से बताओ कि क्या नाम रखना है बच्ची का। फ़ैरोज़ बख्त ने कहा, ये कैसा रहेगा। महरोज़ ने कहा, इसके नाम क्या, इसके नाम के मायने क्या है। इसके नाम के मायने के अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा, वानिया महरोज़ बख्त हूँ। अच्छा नाम है, रख लो, आफ़ी ने कहा। रबी चुपचाप खाना खाती रही। फिर थोड़ी देर बाद बातें करने के बाद बच्ची को लेकर बेडरूम में आ गई। तुम्हें नाम कैसा लगा। महरोज़ बच्ची से खेलते हुए इससे पूछा। तुम कोई नाम बताओ। वानिया महरोज़ वक्त, रबी ने कहा और महरोज़ मुस्कुरा दिया। एक बात पूछूं, तुम्हें बात करने के लिए इजाज़त कब से लेनी पड़ी। जब से तुमने अनजान बनना शुरू किया है। मुझे किसी ने बताया था कि अगर किसी की तवज्जो हासिल करनी हो तो इससे अनजान बन जाओ, मगर अफसोस मुझसे अब समझ आई ये बात, जब मैं अपनी सारी मोहब्बत के खजाने लुटा चुका। खैर हरबा तो अब भी ज़ाया नहीं गया। इसने शरारत से कहा। तुम मुझसे नाराज़ नहीं थे। रबी ने पूछा। नहीं तो फिर मुझसे नज़रें क्यों चुरा रहे थे। पशेमान था। जब तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के साथ खुश देखा तो मुझे गलती का एहसास हुआ। मैं रिश्तों में दरार का सबब बना। ये सब किस्मत में लिखा था। तुम मान चुकी हो इस चीज़ को। हाँ, लेकिन फातिमा नामी तीर मेरे दिल में अब भी चुभता है। ये कसक हमेशा रहेगी। इधर आओ मेरे पास। महरोज़ ने इसे बाजों के घेरे में लिया। ज़िंदगी किसी के नाम, किसी के मकाम पर या तीर में निकल जाए, बस दुआ किया करो। वो वक्त बहुत ही तब्दीली लाता है। अब तुम खुद को ही देख लो। पहले करीब था तो तुम दूर भागती थी और दूर हटा तो खुद ही करीब आ गई। महरोज़ पटड़ी से उतर रहा था। क्या कहा। वो चीखी। यही कि मैं अपनी बच्ची को प्यार कर रहा हूँ और तुम मेरी तवज्जो अपनी तरफ से कर रही हो। महरोज़ ने इसे देखते हुए कहा। तुमने खुद मुझे करीब बुलाया है। मुझे कब पता था कि तुम आ ही जाओगी। इसने हंसी दबाते हुए कहा। महरोज़ वक्त। इसने महरोज़ के बाल दबोचे। तब तक ही वानिया रोने लग गई और महरोज़ उसकी तरफ हो गया। रबी जल्दी आओ, महरोज़ का फ़ोन है। सकीना बेगम ने आवाज़ दी। आ रही हूँ। वो लॉन्च में आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है। तुम्हारी लाडली ने मेरा सेल तोड़ा है, नीचे फेंक दिया। क्यों क्यों बात। कोई बात नहीं, नया ले लेंगे जो तुम्हें पसंद हो। एनीवे ये बताओ घर कब आ रही हो। अभी 5 दिन हुए हैं। यार घर बहुत खाली हो गया है। मॉम डैड भी तुम्हें मिस कर रहे हैं। हाँ, यहाँ भी मॉम डैड मिस करने लगते हैं। रबी अपने माँ बाप के लिए उदास थी। तभी तो कहता हूँ नए मेहमान की तैयारी करो। फिर एक अंकल आंटी के पास रहेगा, एक मॉम डैड के पास। अच्छा फिर तुम कहोगे एक और मेहमान की तैयारी करो जो हमारे पास रहेगा। बहुत तेज़ हो, तभी तो मैं तुम्हारे हाथों से बेवकूफ़ बन गया। अब मैं बनती हूँ बेवकूफ़ तुम्हारी चिकनी चिपड़ी बातों पर में आकर। इसकी बात पर वो हंस दिया। फिर घर कब आ रही हो। पापा आए तो कहती हूँ सीट रिज़र्व करवा दें, इसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। जहाज़ की परवाज़ करने में बहुत टाइम था। वो भी वानिया को गोद में लिए एक बैग के साथ बैठी थी। ममा बेबी, वानिया ने इशारा किया। हाँ, छोटा सा बेबी भाई है। इसने थोड़े फासले पर खड़े बच्चे को देखा। वो बच्चा भी वानिया को देख रहा था। शायद खेलना चाहता था। बिल्कुल। आखिर वानिया ने इस बच्चे को हाथ पकड़कर इसे खींच लिया और वो इसके पास आ गया। ओह आई एम सॉरी, ये बस खेलने की ज़िद कर रही थी। रबी ने गाउन में बैठी इसे की माँ से माजरत की। इट्स ओके, लेकिन कभी कभी खेल में ज़िंदगी दाव पर लग जाती है। रबी को हैरत हुई। इस आवाज़ ने रबी के समातों पर बम फोड़ा। फातिमा, इसने बेयकीनी से कहा। फातिमा, ये तुम ही हो ना, कोई शक है। फातिमा, तुम कहाँ थी। रबी का लहजा भरा था। पुरानी बातें याद आ गई। मैंने बहुत बार तुमसे मिलने की कोशिश की, मगर खदीजा मोमानी ने बताया तुम्हारी शादी हो गई है। तुम कहाँ हो, कैसी हो, कुछ नहीं बताया। जैसे मॉम डैड ने मुझे मिलना शुरू किया, मामू ने इनसे वास्ता ख़त्म कर दिया। रबी ने कहा। मेरी शादी अब्बा ने अपनी मर्ज़ी से कर दी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत खुश हूँ अपने शौहर के, अपने बेटे के साथ। बात याद नहीं रही। शादीशुदा ज़िंदगी में वक्त नहीं मिलता सोचने का। फातिमा जानती थी रबी शर्मिंदा है। मिलता है वक्त। जब जब लेटती हूँ सोने की नींद नहीं आती। आएगी कैसे। हमने कभी किसी को जो भी बुरा किया रबी भूल गई। जाओ, भूल भी जाओ पुरानी बातों को। मैं सब माफ़ करती हूँ। तुम मुझे माफ़ कर दो। इसने बहते आंसुओं के साथ हाथ जोड़ दिए। मैंने तुम्हें माफ़ किया सच्चे दिल से। अब्बा बेशक तुमसे नाराज़ है, मगर मैंने माफ़ कर दिया। हाँ, शुरू में दुख हुआ था, लेकिन जब से शादी हुई है मैं समझ गई हूँ किस्मत इसको कहते हैं। रबी ने बलक बलक कर रोने पर सबसे इसे घर घूर रहे थे। थैंक यू फातिमा। इसने फातिमा का हाथ चूमा। आज इसने खुलकर सांस लिया। ज़मीर का बोझ उतर चुका था। फातिमा बहुत खुश थी अपने शौहर के साथ
جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کی ملاقات ہوئی وہ باہر آئی تو مہروز کھڑا تھا۔ اس نے پلٹ کر فاطمہ کو دیکھا، پھر آگے بڑھ گئی۔ کسے دیکھ رہی ہو؟ فاطمہ کو۔ فاطمہ: ہاں، آج اس نے مجھے زندگی بخش دی۔ مہروز: مجھے معاف کر دیا؟ ہاں ہاں، آج اس نے مجھے زندگی بخش دی۔ مہروز نے خدا کا شکر ادا کیا، اس بار لاہور جا کر تمہیں بہت مس کیا۔ ربی نے اس کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا، کیوں؟ بس پیار آ رہا تھا تم پر۔ تو اب کر لو۔ نہیں، اب گھر جا کر تو جلدی چلو۔ مہروز گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور ربی کھلکھلا کر ہنس دیے اور ان دونوں کا ہنسنا دیکھ کر وانیہ نے تالیاں بجائیں۔ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے ناول کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔